नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज ने पूरे जोन में टीबी नोटिफिकेशन में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के NTB 2025 लक्ष्य को साकार करने की दिशा में राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। टीबी नोटिफिकेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे जोन में प्रथम स्थान प्राप्त कर संस्थान ने स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी प्रतिबद्धता और श्रेष्ठता का प्रमाण दिया है। हाल ही में SN मेडिकल कॉलेज आगरा में आयोजित स्टेट टीबी टास्क फोर्स की 50वीं बैठक में इस उपलब्धि की औपचारिक घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदेश भर के 68 मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों और चिकित्सा विशेषज्ञों की उपस्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव और SN मेडिकल कॉलेज आगरा के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने इस सराहनीय उपलब्धि की प्रशंसा की। ये ऐतिहासिक सफलता पर मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आभास कुमार सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ये उपलब्धि हमारे पूरे टीबी विभाग की मेहनत, मरीजों की त्वरित पहचान, सटीक उपचार और सतत जागरूकता प्रयासों का परिणाम है और ये गर्व का विषय है। हमें भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आभास कुमार सिंह प्रधानाचार्य ने क्या कुछ और कहा। सर, टीबी को लेके जो है जोन में नंबर 1 आया है मेडिकल कॉलेज अंबेडकर का, इसमें सर थोड़ा प्रकाश आ गया। बड़े हर्ष के साथ आप सबको अवगत कराना है कि भारत को टीबी मुक्त करने की दिशा में जो 2025 तक ये जो एक टारगेट लिया गया है, उसके क्रम में हमारा कॉलेज और अंबेडकर नगर ये अव्वल स्थान रहा। अभी आगरा में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जो कि 50वीं गोष्ठी थी टीबी के संदर्भ में, और इस संदर्भ में हमारे यहाँ डॉक्टर मुकुल सक्सेना जो विभागाध्यक्ष टीबी एनचेस्ट के वो हैं, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। और वहाँ पर जो सभी 68 मेडिकल कॉलेज से लोग आए, जिसमें कि सबसे उत्कृष्ट ये प्रदर्शन हमारे जिले का और हमारे मेडिकल कॉलेज का रहा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां ओम प्रकाश राजभर के बेटे द्वारा पुलिस वालों की आंखें निकाल देने वाले बयान पर योगी सरकार के परिवहन मंत्री ने अरुण राजभर को धमकी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बलिया में पीले गमछे पर मचा महासंग्राम। योगी सरकार के दो मंत्री आमने सामने। ओम प्रकाश राजभर के बेटे द्वारा पुलिस वालों की आंखें निकाल देने वाले बयान पर योगी सरकार के परिवहन मंत्री ने भी अरुण राजभर को दे डाली धमकी। कहा, अब कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस की आंख नहीं निकाल सकता। अब वो पुलिस नहीं है, वो योगी जी की पुलिस है। अगर कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देंगे। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के बेटे पर और सुबह सपा के पीले गमछे पर समाजवादी पार्टी का चौतरफा हमला। कहा, प्रदेश में पीला गमछा प्रदूषण फैला रहा है, प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। अरुण राजभर को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश के DGP को उनके बयान को संज्ञान में लेकर अरुण राजभर पर FIR दर्ज करानी चाहिए। जानते हैं इस विषय में परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर सिंह एवं सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का क्या कुछ कहना था। पूरे प्रदेश में पीले गमछे को लेकर का पीला गमछा जो है, सुभाष पे से ज्यादा पीला गमछा प्रदेश में सुर्खियों में है। कैसे देखते हैं पीले गमछे को? पीला गमछा देश में, प्रदेश में, पूरे प्रदेश का मतलब माहौल एक खराब कर रहा है और लोगों को वातावरण गलत फैला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। कौन? पीला गमछा। और ये राष्ट्र के लिए और देश के लिए अच्छा। अरुण राजभर ने जिस तरह से बयान दिया पुलिस वालों पर आंख निकाल देने का, इस बयान को कैसे देखते हैं और अरुण राजभर से क्या मांग करेंगे? देखिए, इस तरह की बातें प्रशासन के विषय में जो डबल इंजन की सरकार है जो बुलवा रही है, लेकिन सरकारें आती और जाती रहती हैं। तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे आदमी के ऊपर उचित कार्रवाई करें और ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करें, ताकि इस तरह की बात दोबारा कोई आदमी हिम्मत न करे इस तरह की बात करें।
अरुण राजभर को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, और उनको प्रशासन से माफ़ी मांगना चाहिए कि प्रशासन के लिए इस तरह की बात करना बहुत ही निंदनीय है और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। कौन सी बात? जो आंख निकालने वाली बात आपने क्वेश्चन किया है, इस तरह की बात किसी को भी लोकतंत्र में अधिकार नहीं है, वो तो प्रशासन ही है, प्रशासन के सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह की बात से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह की बात बोलना भी नहीं चाहिए और कहना भी नहीं चाहिए। डीजीपी से भी कुछ कहेंगे? पुलिस वालों को जिस तरह से बयान दिया जा रहा है, खुलेआम पुलिस वालों को आंख निकालने की बात नहीं है। डीजीपी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति के प्रति एफआईआर दर्ज के उचित कार्रवाई तुरंत करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग इस तरह का माहौल देश में प्रदेश में न फैलाने का कोशिश करें। तुरंत ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। के बेटे ने पुलिस वालों की आंख निकालने की बात कर रहे हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या इस बयान के लिए कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है, ये वो पुलिस नहीं है। अब ये जोगी जी की पुलिस है, और आप जानते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वहाँ पर डीजीपी कार्यालय पर अपराधी जेल से छूट के जेल से आजा करके मिलते थे। पुलिस अधीक्षक को घसीटा जाता था लखनऊ की राजधानी में। आज जोगी जी की पुलिस है, कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देगा। आज ये पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश की पुलिस की मिसाल दी जाती है कि जो पहले अपराधी पहले एक एक जिला चलाते थे, आज अपराधी या तो जिला छोड़ के भाग गए हैं या इस दुनिया में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कमाल है, क्योंकि जब एक अच्छा नेतृत्व मिलता है तो लोगों को न्याय मिलता है। आज जोगी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति के लिए आज जो है कानून का राज स्थापित है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बलिया के बाद बात करेंगे बरेली की, जहां बीडीए ने रामगंगा नगर में पुष्प प्रदर्शनी लगाई। देखिए रिपोर्ट। बरेली के रामगंगा नगर में पुष्प प्रदर्शनी एवं गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, बीडीए उपाध्यक्ष साथ ही सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार एवं बरेली के सभी विधायक प्रदर्शनी में मौजूद रहे। इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल भी मौजूद रहे। नदीम इकबाल ने बीडीए द्वारा आयोजित गुलाब प्रदर्शनी के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करने का कार्य करती हैं। वहीं नदीम इकबाल ने मौलाना शहाबुद्दीन के बयान को सांप्रदायिकता वाला बयान बताते हुए कहा, इस तरीके के बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण दूषित होता है। शासन और प्रशासन को इस तरीके के बयानों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल भी रहे मौजूद। जानते हैं इस विषय में नदीम इकबाल ने और क्या कुछ कहा। आज रामगंगा नगर में मैं नदीम इकबाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के रूप में मैं जो था गुलाब फूलों की प्रदर्शनी में माननीय कमिश्नर सौम्या अग्रवाल जी, सांसद जी छत्रपाल और सारे विधायक और रश्मि पटेल ज़िला पंचायत के साथ में मौजूद रहा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बीडीए का, जो इतना बढ़िया गुलाब प्रदर्शनी और ऐसे आयोजन शहर में अलग तरह का ये आयोजन हुआ और एक शहर को, और उसके साथ साथ ये ऐसे आयोजन जो है पर्यावरण को तो बढ़ावा देते हैं, साथ साथ हमारी विरासत और हिंदुस्तान की सभ्यता का भी उन्होंने उसमें प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान की सभ्यता को भी याद दिलाने के लिए, चूँकि हर हिंदुस्तानी को अपनी सभ्यता को याद रखना चाहिए, यही आज मुझे दृश्य देखने को मिला माननीय कमिश्नर महोदय जी के साथ में और माननीय छत्रपाल गंगवार साहब के साथ में। और इसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मौलाना शहाबुद्दीन साहब हैं, दरगाह के एक मामूली नौकर के रूप में होकर के इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। इनकी यहाँ से लेके बहराइच तक अचल संपत्ति की जांच कराना चाहिए, और एक अजहरी मियाँ के नौकर के पास इतनी आय कहाँ से हो गई ये, और क्या मुसलमानों को इनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए शहाबुद्दीन साहब से। और ये जो हिंदू मुस्लिम, ऐसे ही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारे शहर, हमारे सूबे को,
हमारे मुल्क को हिंदू मुस्लिम में झोंकते हैं? क्या इन लोगों ने इसी बात का ठेका ले रखा है? इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने उस दिन कह दिया कि साहब रोजा को शमी साहब को कोल्ड ड्रिंक मैदान में पीना ये हराम काम है। अरे कोई बीमार है, वो देश के लिए खेल रहे हैं, जीत के ट्रॉफी जीत के लेकर के आएंगे। इसीलिए इस्लाम में भी कहा गया है कि जिस मुल्क का नमक खाओ उस मुल्क के वफादार बनो। इसीलिए ये हमारा मुल्क है और ऐसी निंदनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और आज मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है होली नहीं होना चाहिए। वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कौमें पढ़ती हैं और हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। आज भी मैंने देखा राम वाटिका में और पुष्प प्रदर्शनी में सारे हिंदू मुस्लिम लोग रामायण वाटिका का जो है अवलोकन कर रहे थे। सारी कौमें और तरक्की पसंद लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊपर से उठ के होकर के सब लोग सम्मिलित थे। आज मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान की सभ्यता को जिंदा रखने का काम बीडीए सचिव और सौम्या अग्रवाल जी ने किया है, इसकी जिंदा मिसाल है। और शहाबुद्दीन साहब को फिर कहना चाहूंगा, सोच समझ करके, वो एक हिंदुस्तानी मौलाना है और मौलाना होना कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम के कोई रक्षक नहीं है, वो इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करें और अल्लाह अल्लाह करें, नमाज पढ़ें। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके देशद्रोह का और उसका मुकदमा चलाना चाहिए, चूंकि ये देश की सभ्यता, अखंडता और एकता को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं को चाहिए, इन्हीं के खिलाफ इनकी जांच होना चाहिए। इन्होंने ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम करने का ठेका ले रखा है। हम रात दिन अमन कमेटी के स्तर से हिंदू मुस्लिम एकता का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे मरते तक। मैं नदीम इकबाल हर उस संस्था के साथ में हूं जो अखंड भारत, एक हिंदुस्तान, एक देश की बात करना चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें फर्रुखाबाद में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्रह्म तत्व द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ में आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्रह्म तत्व द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ में आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ 400 मीटर पुरुष वर्ग की दौड़ में आर्यन राजपूत प्रथम, दीपक सिंह द्वितीय, नारायण तिवारी तीसरे स्थान पर रहे। कबड्डी बालिका में सलेमपुर विकासखंड राजेपुर की बालिका टीम प्रथम और डीएन कॉलेज फतेहगढ़ की टीम दूसरे स्थान पर रही। वॉलीबॉल पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में कमालगंज प्रथम और कादरी गेट टीम बड़पुर द्वितीय पर रही। कुश्ती पुरुष वर्ग 48-55 किलोग्राम के विशाल नवाबगंज प्रथम, अजीत शमशाबाद द्वितीय स्थान पर रहे। स्लो साइकिल रेस में बालिका वर्ग में चाहत प्रथम, डोली द्वितीय, पलक ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी ने 400 मीटर पुरुष दौड़ और प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रतियोगिता समापन पर जिला श्रीनाथ अधिकारी कमवीर सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी सोनिका चंदा, जिला समन्वयक एनएसएस डॉक्टर आलोक बिहारी, डॉक्टर राम नरेश यादव, डॉक्टर पंचम सिंह, डॉक्टर प्राची गंगवार, सर्वेश कुमार आदि लोग रहे। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका जिला व्यायाम शिक्षक संजय कटिहार, कुलदीप यादव, अरुण यादव, विमलेश कुमार, सपना यादव ने निभाई। मैडम, आज जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होती है, इसमें कौन कौन सी टीमों ने हिस्सा लिया है और कौन फर्स्ट आया, कौन क्या रहा? आज जिला स्तरीय जो खेलकूद प्रतियोगिता हुई है, इसमें इससे पहले हमारी 4 विकास खंडों में खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई थी। तो उन चारों विकास खंडों में जो हमारी विजेता टीमें रही थी उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिनमें कायमगंज, शमशाबाद, नवाबगंज और राजापुर ब्लॉक था। और आज यहाँ पर हमारी विजेता टीम के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। साथ ही में जो अन्य 3 ब्लॉक रह गए थे जिनमें हमारी प्रतियोगिताएं नहीं हुई थी, वहाँ हमने ओपन कॉम्पिटिशन किया था उन ब्लॉक्स के लिए और सभी ब्लॉक से आज यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया।
किस किस टीमों जैसे कौन कौन सी प्रतियोगिता में कौन से लोग बच्चे फर्स्ट आए हैं, कौन से सेकंड, कौन थर्ड, क्या रहा? कबड्डी में सलीमपुर विकासखंड राजेपुर से जो टीम है लड़कियों की वो प्रथम रही है और द्वितीय स्थान डीएन कॉलेज से प्राप्त किया है। जो हमारी स्लो साइकिलिंग में चाहत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और कुमारी डॉली ने सेकंड और वहीं थर्ड पर पलक रही है। 400 मीटर की हमने दौड़ प्रतियोगिता कराई है जिसमें आर्यन फर्स्ट रहे हैं, दीपक सेकंड रहे और नारायण तिवारी थर्ड पोजीशन उन्होंने पाई है। वॉलीबॉल का जो अभी हमारा फाइनल है वो भी होना बाकी है। जो बच्चे फर्स्ट आए हैं उनके लिए प्रतियोगिता के हिसाब से क्या उपहार रखे गए हैं? वॉलीबॉल और कबड्डी में जो हमारे प्रथम विजेता रहेंगे उनको यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र फर्रुखाबाद की तरफ से जो है स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी और अन्य जो हमारे कॉम्पिटिशन हैं उनमें विजेता प्रतिभागियों को यहाँ पर पुरस्कार वितरण में जो है मोमेंटोस और खेलकूद की सामग्री प्रदान की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बात करेंगे महाराजगंज की, जहां बता दें महाराजगंज में कोल्हुई बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कैसे लगी ये आग, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के कोल्हुई बाजार में आज शाम शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस आगजनी में एक बाइक समेत घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वाले मौके पर पहुंचकर किसी तरीके से आग पर काबू पाए। इस आगजनी में लगभग 1.5 लाख रुपए की क्षति हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उपनगर कोल्हुई बाजार निवासी संजय शर्मा के मकान में आज शाम शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपट इतनी बढ़ गई कि घर के अंदर का सारा सामान जलने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज पर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक हाहाकार मचा रहा। बताया जा रहा है इस आगजनी में घर में रखा बाइक समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित संजय शर्मा ने बताया कि एकाएक आग लग गई जिससे मेरा लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानते हैं पीड़ित संजय शर्मा का और क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मैं संजय शर्मा मेरा नाम है, मैं कोल्हुई ग्राम फवाद निवासी हूँ। आज आपके घर पे किस प्रकार की घटना है? अब घटना हमारी एक बाइक खड़ी थी और उसमें अचानक आग लग गया है, तब से हमारा 1.5 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। किस कारण से आग लगा है? अब कुछ नहीं मिला, समझ नहीं मिला किस कारण से आग लगा है। कितने का? अब 1.5 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे महाराजगंज की, जहां एक गांव में रहने वाली महिला बैंक सखी बनी। देखिए ये रिपोर्ट। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हम यूपी के महाराजगंज जनपद की बात करें तो यहाँ पर रहने वाली रीता विश्वकर्मा ने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया अभियान के साथ जुड़कर जिले में एक अलग से नाम और पहचान बनाई है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ 2 वर्ष पूर्व जुड़ने के बाद आज रीता विश्वकर्मा की पहचान बैंक सखी के रूप में होती है। 12वीं पास रीता विश्वकर्मा की इस उपलब्धि के पीछे काफी संघर्ष और मेहनत भी रही है। अति पिछड़े इलाके अड्डा क्षेत्र की रहने वाली रीता विश्वकर्मा ने शादी के बाद अपनी ससुराल में सरकार द्वारा चलाई जा रहे स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ने के बाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनी और सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिए गए। इसके बाद रीता विश्वकर्मा इस डिवाइस के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही हैं। पूरे जनपद में वाहिद एक ऐसी महिला है जो डिजिटल लेन देन कर रही हैं। इसके लिए इन्हें पिछले वर्ष 1 साल के भीतर 1.5 करोड़ के डिजिटल पेमेंट के लेन देन को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे में आज रीता विश्वकर्मा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनकर सामने आई है। इन्हीं के बीच राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ने वाली छाया साहू भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाली समाज के लोगों के सच में बड़ा परिवर्तन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आदिवासी इलाके की रहने वाली छाया साहू आज दूसरे बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला फैला रही है। महाराजगंज के मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन ने बताया कि शासन महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर लगातार प्रयासरत है और उन्हें तमाम कार्यक्रमों के साथ भागीदारी कराई जा रही है ताकि वो निरंतर आगे बढ़ती रहें। जानते हैं सीडीओ महाराजगंज अनुराग जैन, बैंक सखी रीता विश्वकर्मा, शिक्षिका राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी छाया साहू का क्या कुछ कहना था। पहले मैं सबको महिला दिवस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और एक सशक्त भारत सर्वोच्च भारत के नारे के साथ जो ये भारत आगे बढ़ रहा है या तरह तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो इन सबको मद्देनजर देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा बहुत ही एक क्रांतिकारी रूप में अगर हम महिलाओं के लिए देखें तो क्रांतिकारी साबित हो सकती है। क्यों? अगर एक महिला पढ़ेगी तो वो समाज को सभ्य बनाने में एक अच्छा योगदान दे सकती है, क्योंकि जो आजकल
परिवेश में जो घटनाएं घट रही है, या हम बोले कि जो थोड़ा संस्कारों में हम देखते हैं कि बच्चे पीछे रह जा रहे हैं, या वो कहीं न कहीं जो बेसिक पहला जो स्टेप होता है वो घर से ही शुरू होता है, जो संस्कार आते हैं वो घर से ही आते हैं, शिक्षा तो दूसरा चरण है। और जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं कहीं अपनी बातों को खुल के नहीं कह पाती, तो मेरा काम यही होता है कि लड़कियों को सही हक के बारे में बताया जाए, क्योंकि लड़कियां सिर्फ किताबी ज्ञान को ही ज्ञान समझती है। वो लर्निंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं भूल गई है। वो ये भूल गई है कि शिक्षा का सही अर्थ तो सीखना, संस्कार देना, सामाजिक बंधन में अच्छे से रम जाना, ये सब चीजें शिक्षा का यही सब शिक्षा है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शिक्षा ही मतलब किताबी ज्ञान ही मेरे लिए सब कुछ है, और इन सब चीजों के उसमें वो अपने आप को समझ नहीं पा रही है। तो मेरा पहला काम यही होता है कि बच्चों को राइट डायरेक्शन देना, चाहे वो किताबी ज्ञान से हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान से हो, चाहे फिर उनकी सीखने की प्रोसेस से हो। मैं पूरी तरह से उनको कोशिश करती हूँ कि हर पहलू पे मैं उनसे बात करूँ, उनकी समस्याओं को सुनूं और उनकी समस्याओं को सुलझाते हुए उनको मैं एक सही रास्ता दिखाऊं। तो मैं शिक्षा के लिए मेरा मेन महत्व यही होता है कि जो मेरा विषय है उससे हट के भी मैं उनसे बातें करूं और उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करूं। मैं बीसी सखी पद पे चुनी गई हूँ अपनी ग्राम पंचायत में, और काम करते 3 साल हो गया, जिसमें मैं 1.5 साल में 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शन की थी, जिसके जरिए मुझे लखनऊ में सम्मानित किया गया था। और मैं बीसी सखी बन के बहुत खुश हूँ। अच्छा काम करती हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि बीसी सखी है, बैंक चला रही है। यहाँ आते हैं सब लोग काम कर, उन लोग की भी आसान हो गया, अच्छा लगता है। और मैं अच्छा रोजगार मुझे मोदी योगी जी ने दिए हैं। अपने घर में रह के घर परिवार सब संभाल लेती हूँ, और 2 पैसा की रोजगार है वो भी देख लेती हूँ। मुझे इसमें परिवार के लोग कितना आपको मदद कर, आपके पति, आपके ससुर, सास कैसे मदद करते हैं? मना नहीं करते कि आप महिला हैं? नहीं मना करते हैं, सास ससुर हैं, पति हैं, नहीं मना करते हैं। बोलते हैं कि मिला है, अच्छा है, पढ़ी है तभी मिला है, बीए किए हैं। और अगर नहीं पढ़ी होती, नहीं मिला तो कोई काम करने थोड़ी न देता। सहयोग दिए हैं पति, करिए, मिल गया है काम तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से रूम बना दिए हैं अपने घर पे, यहीं पे रह के मैं काम करती हूँ। अभी आप खुश हैं? आपको पछतावा है कि आप एक महिला है, या आपको लगता है कि आज के तारीख में महिला भी पुरुषों के साथ कर रही है? हमें कोई पछतावा नहीं है, अच्छा है, मिल गया काम, मैं आराम से कर रही हूँ अपने घर पे। और ये भी मुझे है कि कहीं कोई जाने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे क्या करूँ। और कदम से कदम मिला के पति पुरुष दोनों एक बराबरी में चल रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर परिवार को भी दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब खुश हैं, मिल गया है बैंक। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं वो उनको NRLM से जोड़ने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका उनके मार्गदर्शन की है। उसके क्रम में हम लोग यहाँ पे महिलाओं को तमाम तरीके से सशक्त कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी बीसी सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, आजीविका सखी, इसके अलावा ड्रोन दीदी और इस तरीके की सभी दीदियाँ यहाँ पर कार्यरत हैं, जिनको हम लखपति बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे 2 कार्यक्रम और चालू करे हैं, जिसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ, आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं उनको एक जो पुष्टाहार है वो समूह के माध्यम से, और बेसिक शिक्षा में जो हमारी बच्चों को सप्ताह में 1 बार पुष्टाहार मिलना है उसको भी NRLM के ही माध्यम से हम लोग दिलवाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कई हमारी दीदियाँ गोसदन में गोकास्ट बना के और मिट्टी के दिए, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि बना के स्वयं भी सशक्त हो रही हैं, अपने परिवारों को भी सशक्त कर रही हैं। तो यही कार्यक्रम यहाँ पर जो है अनवरत रूप से यहाँ पर जारी है, और हम कोशिश पूरा प्रशासन यही करता रहेगा कि भविष्य में भी हमारे सभी प्रयास जो हैं इसी गति से, तीव्र गति से चलते रहें, और हमारे जनपद की जो आधी आबादी है वो खूब खुशहाल हो, खूब आगे बढ़ें,
और अपने घर के साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ सबको सबके विकास में एक अपना जो उनकी महती भूमिका है उसको वो प्रदान करने में अपना रोल अदा करेंगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।